तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और भैया बोर्ड एग्जाम जैसे कि आपको पता है बड़ा नज़दीक आ रहा है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। और अप्रॉक्स 2-3 दिन से हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो आज हम लोग वही जो सिंथेसिस की क्लास को ले रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग 8वां लेक्चर कंप्लीट किए थे सिंपल टू कंपाउंड में, है ना। आज हम लोग उसी में कंटिन्यू करेंगे। एक अलग ही टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस में। एक अलग ही सेंटेंस का हम फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे उसको हम 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओ नो नो नो, गड़बड़ हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है, आज हम लोग इस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। चलो, अभी यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्या, कौन सी चीज क्या होती है, दुनिया भर की चीजें, ये सारी चीजें आपसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम उठाते हैं अपनी पेन और स्टार्ट कर देते हैं अपनी इस प्यारी सी जर्नी को, अपने इन सारे यूट्यूब वाले क्यूट फ्रेंड्स के साथ में और अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट के साथ में, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब हम लोग टाइम को वेस्ट ना करें, है ना, स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, अब हम लोग पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, सिंथेसिस। क्या चल रहा था भाई, सिंथेसिस टॉपिक चल रहा था। सिंथेसिस का क्या मीनिंग होता है, आप लोग सभी बच्चे टाइप करके कमेंट में बताएं। अब बात आती है कि यहाँ पर हम 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ देंगे और जोड़ करके कैसा सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात आती है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना। तो इन सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और ये आपका सिंपल सेंटेंस क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, एक चीज, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इस लेक्चर के बाद करने वाले क्या है। ठीक है, तो कुछ ये होगा कि आज जब ये लेक्चर हमारा जो है, ये आज हमारा लेक्चर 9 होगा, जो कि सिंथेसिस का एंड होगा। कहने का मतलब आज ये क्लास सिंथेसिस की अंतिम क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कुछ PYQs लेने वाले हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, कम से कम उसमें मैंने डिसाइड किया है कि जो PYQs की संख्या हो वो 25 से 30 होनी चाहिए, जो कि अभी रिसेंट एग्जाम में आपके पूछी गई है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, है ना। तो PYQs वगैरह भी हम इनसे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक, चलो, अब एक चीज और, ये क्लास तो मैंने बता दिया कि ये लेक्चर 9 है आपका और एंड होने वाला है आज। ये जो आपका सिंथेसिस टॉपिक है, उसके बाद में कोई नया टॉपिक लेकर चलेंगे और इसमें हम लोग इतना, ये सिंथेसिस खत्म करने के बाद में हम लोग 25 से 30 जो है PYQs डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के बाद। ठीक, इतना। इसके बाद में हम एक चीज और करेंगे आपके साथ में। एक टॉपिक है आपका जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर 2 अंक निर्धारित होते हैं। वो टॉपिक है नरेशन, है ना, नरेशन। तो नरेशन की 1 शॉर्ट वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर जल्द ही मिलेगी इस क्लास को खत्म होने के बाद। इस क्लास को खत्म होने के बाद में सबसे पहले हम सिंथेसिस के PYQs लेकर चलेंगे, है ना। जो सिंथेसिस टॉपिक है उसके हम लोग क्या करेंगे, PYQs को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम नरेशन की एक 1 शॉर्ट वीडियो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट में
भैया एकदम टाइप कर दें और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है पढ़ने की। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी हमारा जो टारगेट है इंग्लिश में वो 100 आउट ऑफ 100 है, कि कैसे भी करके हमें इतना लाना है, ठीक है, 100 में से 100। और वो जर्नी इतनी आसान होने वाली नहीं है, उसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करना है और आपको भी मेहनत करना है। मेरी मेहनत क्या है कि मैं हमेशा आपको सही टाइम पे क्लासेस प्रोवाइड कराऊं, और आपका काम क्या है, आप डट करके मेरे साथ में इंग्लिश कवर करें, मेरे साथ में इंग्लिश कवर करें। और मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, है ना, सागर सर, ठीक है। तो यहाँ तक की हमारी चर्चा होती है समाप्त, और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी अन्य चीजों को। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है, बड़ी बात नहीं, सबसे पहली बात यही आ जाती है कि सर आप सिंपल सेंटेंस होता क्या है इसको थोड़ा बताएं। तो अगर सिंपल सेंटेंस को अगर हिंदी में हम समझे तो इसको हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं बच्चों? सरल वाक्य। सरल वाक्य जो होता है वो कैसा होता है, इसको थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि जो सरल वाक्य है वो कैसे दिखता है। सरल वाक्य जो होता है मेरे बच्चों, उसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है, खुद की अपनी उसकी वर्ब होती है, और खुद की अपना एक उसका ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक नन्हा सा फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे फुल स्टॉप मैंने लगा दिए। तो इस टाइप से आपको जब सेंटेंस देखने को मिलेगा तो वो अपने आप में सिंपल सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूं दिया गया है तो वो अपने आप में सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक। अब करेंगे क्या, आप इसी स्ट्रक्चर के ही टाइप के आप 2 या 3 सेंटेंसेस लेंगे। क्या करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के टाइप का आप 1 या 2 या फिर 3 सेंटेंसेस लेंगे और इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ करके हम क्या बना देंगे? जोड़ करके क्या बना देंगे? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसको भी हम लोग बाकायदे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि ये जो 3 सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, हर एक अपने सिंपल सेंटेंस की अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपनी एक वर्ब होगी, अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। इसका भी अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना वर्ब होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। इसका भी अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना एक वर्ब होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो इस टाइप के 3 आपको सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, ठीक है। और इनको जोड़ करके आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, ये कैसे बनता है ना, इसकी विधियां क्या रहने वाली हैं, है ना, कि कैसे बनाया जाएगा इसको, है ना, रूल्स क्या होने वाले हैं इसके, इन सारी चीजों पर हम लोग मिल करके इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। समझ में आई बात आपको? चलो, मतलब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, विधियां क्या हैं बनाने की, और कुछ हम लोग रूल्स भी देखेंगे इसमें, ठीक है। चलो, यहां तक आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। हमने स्ट्रक्चर पे बात की। जैसे एक एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं तो आपको मैं यहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मदन, मदन वॉज माय कजिन। वाज नहीं, इज लगा देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलो, यहां पे हम इज लगा देते हैं, है। अब था अगर यहाँ पे कर देंगे तो इसका मतलब अभी वो मेरा कजिन नहीं है ना, तो थोड़ा गड़बड़ सेंस आएगा इसका, है ना। चलो, ये एम है, ठीक है, मान के चलिएगा, माय कजिन, ठीक। चलो, तो आप देखें यहाँ पे इसका अपना खुद का सब्जेक्ट है, खुद की अपनी वर्ब है, और उसके बाद में जो भी मसाला दिया गया है, तो इसका मतलब लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है, इसलिए अपने आप में ये क्या है भाई? सिंपल सेंटेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी आगे, थोड़ा डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसको डिस्कस करने से पहले आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जब कभी भी
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो आप समझिएगा, जब कभी भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है किससे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। जब कभी भी दो सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है मेरे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है मेरे लल्ला। तो वो क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लास? वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आई बात आपको? ये अब यहां पर कहोगे सर ना तो आपने इसको बताया क्या है ना तो इसको, तो हम लोग कैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहचानेंगे? बेटा सब्र रखो, सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। हालांकि मैंने आपको इसमें बताया भी, जब दो सिंपल सेंटेंस जुड़ जाएंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मीनिंग समझें, हिंदी समझें तो क्या होता है? आश्रित संयोजक शब्द। संयोजक शब्द को ही कंजंक्शन कहा जाता है और संयोजक का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना। तो इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी, सॉरी ज्वाइनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, ज्वाइनिंग वर्ड, तो इसी को हम ज्वाइनिंग वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से और उसको हम बना देंगे क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सीरियसली इसको पढ़ना है और इसमें मजा ऐसा कुछ है नहीं कि आपको मैं कोई लोरी सुनाऊं और आप सुन करके उसको प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। चलो, तो मैंने क्या कहा कि जब दो सेंटेंसेस किससे जुड़ जाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो जुड़ जाता है तो आश्रित संयोजक शब्द से जुड़ जाता है तब वो क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक चीज आपको यहाँ पे एक वर्ड और दिखाई दे रहा होगा, क्लॉज। ये क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने से पहले क्लॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम दो सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो जैसे ही वो जुड़ जाता है वो फिर वो सेंटेंस नहीं होता, वो क्या हो जाता है? क्लॉज। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। चलो, क्लॉज को क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य। जब वाक्य के अंदर कोई एक वाक्य आ जाए तो उसी को कहते हैं उपवाक्य। ये थोड़ा हमने आपको ट्रिक के बेस पे पढ़ाया, समझिए। दो सेंटेंस थे यहां पे, उनको मैंने क्या किया था? अभी तो ये दो सेंटेंस ही थे, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। समझिएगा, यहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मैंने ज्वाइन किया तो आपने कहा गुरुजी ये तो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी बेटा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो, अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना तो ये सेंटेंस जैसे इससे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े, अब ये अपने आप में जो ये अगर हम पूरा देखें तो अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है ये। लेकिन अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में भी दो छोटे छोटे हिस्से हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, और एक बड़ा सेंटेंस जो जुड़ा है जब दो सेंटेंस जब जुड़े सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से तो बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये पूरा अपने आप में बड़ा हो गया तो उसमें भी दो छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि सेंटेंस ही है। लेकिन अब वो जुड़ गए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से तो इसीलिए उनको हम सेंटेंस ना बोल करके क्या बोल दिए? क्लॉज बोल दिए। क्या बोल दिया उनको हम? क्लॉज बोल दिए, उपवाक्य बोल दिए। मतलब वाक्य के अंदर वाक्य आ गया। और क्लॉज की कंडीशन क्या होती है? क्लॉज 1 मान लेते हैं, इसको क्लॉज 2 मान लेते हैं। और क्लॉज की कंडीशन क्या होती है? अपना इसका एक खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की अपनी एक इसकी फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक, इसी तरीके से इसको भी आ जाते हैं, हम ले लेते हैं तो इसका भी अपना, इस क्लॉज का भी अपना खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद का अपना इसका फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक, समझ में आई बात?
तो जैसे ये जुड़े अब बन गए क्या, क्लॉज। एक चीज थोड़ा हम क्लॉज के बारे में और डिस्कस करना चाहेंगे। तो एक चीज समझ में आ गया आपको कि जो क्लॉज है वो किसी भी बड़े सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और खुद की अपनी फाइनाइट वर्ब है। तो कहने का मतलब क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, या तो कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट होगा कंपाउंड, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होगा, है ना। तो क्लॉज कह सकते हैं। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसका एक पार्ट होगा। और इसके पास इट हैज इट्स ओन वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब। इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, अब आपको एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे रवि वाज absent, रवि वाज absent because he was sick। समझिए, अब यहां पर आप देखेंगे ये अपने आप में पूरा एक बड़ा सेंटेंस है, और यहां पर देखेंगे तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक है रवि वाज एब्सेंट और एक है ही वाज सिक। और ये रवि कौन है, ये ही है, ही है। और इसको जोड़ किससे दिया गया है, बिकॉज से। और बिकॉज यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कैसे जानेंगे कौन सा कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट, इसको अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट, तो आप समझ जाएंगे। अब आप देखिए रवि वाज एब्सेंट, इस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट जो है रवि वाज एब्सेंट था और एक था ही वाज सिक। तो अगर अकेले अकेले होते तो इनको सेंटेंस बोलते, जैसे ही कंजंक्शन से जुड़ गए इनको क्लॉज बोलेंगे। अब ये हो गया आपका क्लॉज वन फर्स्ट क्लॉज, और ये हो गया क्लॉज सेकेंड। क्लियर है। अब यहां पर देखें, क्लॉज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके भी अपने प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो अब यहां पर आ जाते हैं हम आपको, हालांकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज कैसे, ये पूरा अपने आप में बड़ा सेंटेंस था, लेकिन इस सेंटेंस में भी देखें एक अपना इसका एक एक पार्ट है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट है। अगर इस क्लॉज में देखें तो इसका खुद का अपना सब्जेक्ट है, खुद की अपनी वर्ब है। अगर इसमें भी देखें इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की अपनी वर्ब है। तो कहने का मतलब सेंटेंस के, एक बड़े से सेंटेंस के ये पार्ट होते हैं और इनका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और जो है इनका अपना खुद का अपना वर्ब होता है। तो एक चीज आप समझें, एक चीज आपको और पॉइंट समझना है, नोट। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो क्लॉज था पहले सेंटेंस था, अब ये क्या बन गया, क्लॉज बन गया। तो यहां पर एक चीज समझ में आती है, क्या सर सारे सेंटेंस जो होते हैं वो क्लॉज होते हैं? बात तो आता है ना कि जितने भी सेंटेंस है क्या वो क्लॉज हैं, या फिर सारे क्लॉज क्या सेंटेंस हैं? तो एक चीज मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑल सेंटेंसेस होते हैं, ऑल सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस हैं वो क्लॉज हैं। अगर जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी क्लॉजेज हैं वो सेंटेंस नहीं हो सकते। सारे की बात कर रहा हूं, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। मतलब क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, तो इंडिपेंडेंट मीनिंग होने की वजह से वो क्लॉज भी हो जाएगा। लेकिन क्लॉज क्या होता है, उसका अपना कभी कभी तो इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है और कभी कभी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, वो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब फिर उस क्लॉज का मीनिंग निकलेगा नहीं, वो सेंटेंस होगा नहीं। तो कहने का मतलब सेंटेंस की कंडीशन क्या है, उसका अर्थ होना चाहिए। तो सेंटेंस कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड तब होगा जब उसका कोई सेंस होगा, कंप्लीट सेंस होगा, तब उसको सेंटेंस कहेंगे। लेकिन क्लॉजेज में ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं कि इनका सेंस निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। ठीक है, चलो ये हमने नोट समझ लिया। अब आगे आते हैं कि क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस।
तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की जब बात होती है तो यहां पर मैं आपको बताऊं, क्लॉजेस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मेन क्लॉज होता है, ठीक, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कह देते हैं, या इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य, और ये ऐसा उपवाक्य होता है, इसको हम सेंटेंस भी कह देते हैं क्योंकि इसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। ये फर्स्ट क्लॉज था। दूसरे क्लॉज की बात करें तो दूसरा क्लॉज जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि हम लोग कंपाउंड में डिस्कस किए हैं। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के पहले जब तक कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगता तब तक वो कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कहलाता। अगर किसी सेंटेंस के पहले हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया है तो उसको पूरा मिला करके हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैंने कहा राहुल इज अ स्टूडेंट बट कान्हा इज अ डॉक्टर। तो यहां पे बट कान्हा इज अ डॉक्टर जो है ये अपने आप में पूरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि बट अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, चलो। और यहां पे तीसरा जो है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है वो वाला क्लॉज होता है ना। क्लॉज क्या? यहां पे मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही अगर किसी सेंटेंस के पहले लगा होता है तब उसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला टाइप क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका हिंदी होता है आश्रित उपवाक्य। समझ में आपको यहां तक आ गया होगा। क्लॉज क्या होता है, कब किसको हम क्लॉज कहेंगे? जब जुड़ जाएगा सेंटेंस कंजंक्शन से तो वो क्लॉज का काम करने लगता है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ठीक, अभी मैं आपको क्लॉज छांटने के लिए भी दूंगा, है ना, कि कैसे पहचाने कि ये क्लॉज है क्या है, दुनिया भर की चीजें, है ना। अभी मैं बहुत बेसिक इसमें आपको लेकर के नहीं चल सकता। कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है इसको बोलते हैं हम लोग समान पदीय उपवाक्य। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या होता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। अभी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज आप लोगों ने इसमें पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी अभी मैं बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, समझिएगा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है मैंने आपको बेसिक लेवल से बताया था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, क्या कि जब दो सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन और चीजें मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया। तो जब कभी भी दो सेंटेंस यहां पर जुड़ रहे हैं और यहां पर क्या लगा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़ गए तो ये क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक, चलो अब एक चीज आप समझिए, जो यहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस सेंटेंस के पहले लगा है तो ये कंजंक्शन और ये सेंटेंस पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर जो पहला सेंटेंस दिया रहेगा वो होगा मेन क्लॉज। क्या होगा? मेन क्लॉज, मतलब जिसका अपना पूरा कंप्लीट सेंस होगा, इसका अपना कंप्लीट सेंस होगा। तो जब मेन क्लॉज जो होता है उसका अपना कंप्लीट सेंस होगा, जो मेन क्लॉज होगा वो अपना उसका कंप्लीट सेंस होगा, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा
वो क्या होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी को बोल देंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब जो ये वाला सेंटेंस दिया गया है, इसके पहले जैसे ही ये कंजंक्शन देखने को मिला, आप इस पूरे क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहती है, और यही सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मेन क्लॉज को हटाऊंगा तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग डिसमिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आई बात? अब एक सेंटेंस यहां पर लेता हूं जो कि कॉम्प्लेक्स ही है, आपको समझाने के लिए, तो आप समझ जाओगे। तो यहां पर एक मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या कि although you are poor, although you are poor, at फिर भी you are honest, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, ऑनेस्ट। तो ये although और although अपने आप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अभी आगे मैं आपको पहचानने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाया नहीं। तो अब अपने आप में ये पूरा जो है क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो आप देखोगे यहां पे एक पार्ट क्या हो गया, यू आर अ पुअर, और एक हो गया यू आर ऑनेस्ट। अगर मैं यहां पर इसके साथ में ये एट को इंक्लूड कर लूं, ये इतना अपने आप में क्या है, मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज, जिसका अपना पूरा मीनिंग है। हालांकि वो क्या है, गरीब। तो यहां तक सेंस है। लेकिन अगर मैं इतना हटा दूं, केवल इतना ही क्लॉज को पढ़ूं, एट यू आर ऑनेस्ट, फिर भी तुम क्या हो, फिर भी तुम ईमानदार हो, है ना? फिर भी तुम ईमानदार हो, तो फिर भी तुम ईमानदार हो जैसे ही मैं कहता हूं, तो इसका मतलब समझ में आया, इसके पहले कुछ ना कुछ था। तो कहने का मतलब ये वाला क्लॉज इस पे डिपेंडेंट था, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। समझ में आया? इसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे, क्योंकि ये इस वाले मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है। समझ में आई बात आपको? कमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे इसको मैंने कहा, तो यहां पर जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है ना मेरे बच्चा, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी फर्दर कैटेगराइजेशन किए गए हैं, मतलब इसको और भी हिस्सों में बांटा गया है। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी कई टाइप का देखने को मिलता है। वो कितने टाइप के होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन टाइप के होते हैं सबऑर्डिनेट। तो एक तो इसमें आ जाता है हमारा नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य। एक आ जाता है इसी में एडजेक्टिव क्लॉज, और इसी में एक आ जाता है एडवर्ब क्लॉज। समझ में आई बात? तो सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी तीन मुख्य टाइप्स होते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। समझ में आई मेरे रसगुल्लास? तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन टाइप होते हैं, और इन्हीं तीनों क्लॉज का यूज करके हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा इन क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है। फिर इसके बाद में आज की ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कुछ इंट्रोडक्शन था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल इसके हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके, और ब्ला ब्ला चीजें उनको डिस्कस करेंगे। चलो
आगे आ जाते हैं। बात आती है यहाँ पे नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज की आई थिंक मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग पहले कवर करें, फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आपकी बल्ले बल्ले होने लगे, है ना? ठीक है, तो इतना कवर करें आप लोग। चलो धन्यवाद, धन्यवाद मेरे दोस्तों।